नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखर। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसकी चर्चा तो लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद ही मिलनी शुरू हो गई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल में नेता बनने की कोशिश की। उन्होंने सीधा एनडीए के सहयोगियों और एनडीए की बैठक को बुलाकर खुद को नेता चुनवा लिया। उस समय भी इस बात को लेकर प्रधानमंत्री के इस आचरण की आलोचना हुई थी, लेकिन कोई भी इतना मुखर नहीं हुआ था। हालांकि भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी, उन्होंने भी कुछ संकेत जरूर ऐसे दिए थे जिसको लेकर ये माना जा रहा था कि समय आने पर नितिन गडकरी निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को आईना दिखाएंगे। वो संभवतः आईना उन्होंने बजट के जरिए दिखाने का काम किया। इधर उत्तर प्रदेश के भी मानसून अधिवेशन में हरदम भारतीय जनता पार्टी के ढाल के रूप में काम करते रहे रघुराज प्रताप राजा भैया ने भी आज न सिर्फ सरकार को घेरा, बल्कि सरकार की उस नीति पर सवाल खड़े किए जो कि सरकार ग्राम पंचायत की जगह को बताकर लोगों को उजाड़ने का काम करती रहती है। यानी कि एक तरह से उन्होंने बुलडोजर संस्करण पर सवाल खड़े किए। बुलडोजर को लेकर उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से सत्ताधारी दल के ही नेता अपने मुख्यमंत्री को घेरते रहते हैं, चाहे वो राजभर हों या निषाद पार्टी के संजय निषाद, और अब रघुराज प्रताप राजा भैया, जिन्होंने कि बाकायदा तथ्यों के साथ इस बात को रखा कि अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश की जनता सड़कों पर आ जाएगी। खैर, इससे पहले मैं नितिन गडकरी की उस बात का जिक्र अपने वीडियो में करना चाहता हूं जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आप सभी लोग जानते हैं इस समय बजट सत्र चल रहा है और उस पर विभिन्न दलों के और सत्ताधारी दल के माननीय सदस्यगण बातचीत कर रहे हैं और अपना सुझाव भी रख रहे हैं। नितिन गडकरी ने भी आज विपक्षी दलों के सुर में सुर मिलाते हुए एक पत्र वित्त मंत्री को लिख दिया। ये पत्र किस संबंध में था? जिस टैक्स को राहुल गांधी हरदम गब्बर सिंह टैक्स करते हैं, जबरन वसूली का टैक्स करते हैं, उसी को लेकर नितिन गडकरी ने सवाल उठाकर सरकार को एक तरह से सरकार को के खिलाफ बयान देने का काम किया। और निश्चित तौर पर ये आशा संभवतः नरेंद्र मोदी को भी नहीं रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी के उनके वरिष्ठ सहयोगी भी इस प्रकार का काम करेंगे। अगर नितिन गडकरी चाहते तो वो सीधे वित्त मंत्री के कार्यालय में जाकर इस संबंध में चर्चा कर सकते थे, लेकिन चूंकि उसका कोई असर नहीं पड़ता और चुनाव में परसेप्शन का है या राजनीति में परसेप्शन का बहुत ही महत्व होता है,
इसको देखते ही नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री के कार्यालय को पत्र लिख दिया। ये पत्र चिकित्सा और जीवन बीमा में लगाए गए 18% GST को लेकर। नितिन गडकरी ने पत्र में यह उल्लेख किया है कि कम से कम चिकित्सा संबंधी जो ज़रूरतों के लिए आदमी मजबूर होता है या अधिकांश इसकी ज़रूरत चिकित्सा बीमा की तब पड़ती है जब वो किसी गंभीर रोग से ग्रसित होता है या बुजुर्ग होता है, वरिष्ठ नागरिक होता है। तो वरिष्ठ नागरिकों के पास संसाधन भी सीमित हो जाते हैं और वो निश्चित तौर पर परेशानी में होता है। इसी प्रकार जो लोग जीवन बीमा कराते हैं और उन पर भी जिस प्रकार 18% GST वसूला गया है, उसको माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उसे गलत माना है और सुझाव दिया है कि कम से कम मरने और चिकित्सा जैसे ज़रूरी चीज़ों पर GST की दरें या तो ख़त्म कर दी जाएं या इसमें संशोधन किया जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि हीरो की कारोबारी पर GST की दर मात्र 1.5% और दूध दही जैसे उत्पादों पर जो कि निश्चित तौर पर रोज़मर्रा के उससे जुड़े हुए उत्पाद हैं, इन पर GST की दरें 12% हैं, कहीं कहीं किसी पर तो 5% से ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि पूजा पाठ के प्रक्रिया पर भी किस प्रकार सरकार जबरन टैक्स की वसूली कर रही है, उसे ही राहुल गांधी GST यानी गब्बर सिंह टैक्स करते हैं। तो नितिन गडकरी कोई साधारण पहली बार के सांसद नहीं, वो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और वो जो जितना बोलते हैं सीधा बोलते हैं और तौल कर बोलते हैं। अब जब उन्होंने वित्त मंत्री को ये पत्र लिख दिया है तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि इसमें कुछ न कुछ ज़रूर होगा। अगर नहीं होगा तो निश्चित तौर पर सरकार के सामने अगर नितिन गडकरी हम ठोंक कर अगर खड़े होने वाले हैं तो एक तरह का ये मौका सरकार ही उपलब्ध कराएगी कि उनके जो सहयोगी हैं वो ही सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए देखें। मैंने अपने ब्लॉग में उत्तर प्रदेश की भी चर्चा की। सरकारी भूमि पर जो कब्जा कर चुके लोग हैं उनको हटाने के लिए और उनके कब्जे को हटवाने के लिए बुलडोजर संस्कृत जो चला रही है, इसकी आलोचना हालांकि एनडीए के सहयोगी घटक दल पहले कर चुके हैं। इस पर चर्चा करके ज़्यादा समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज बीजेपी के मुश्किल समय में हरदम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले रघुराज प्रताप राजा भैया ने जो सदन में अपना वक्तव्य दिया और सरकार को चिताया कि वो अपने इस योजना में सुधार करें, अन्यथा पूरे प्रदेश के लोग सड़कों पर उतरेंगे। क्योंकि जिस प्रकार सरकार सबसे पहले उनसे किस्त की वसूली करती है, बाद में वो किस्त लेने से इनकार कर देती है और फिर उनको असंवैधानिक रूप से काबिज बता के उन्हें जगह से हटाना भी चाहती है, चाहे वो जबरन हो। इसको लेकर राजा भैया ने कहा कि ये विकास किस तरह का है। उन्होंने सवाल भी खड़े किए कि जो ग्राम बसे हुए हैं
वे हमारे ख्याल से कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने भूमधरी नंबर पर अपना घर बनाया होगा। अधिकांश लोग ग्राम पंचायत की ज़मीन पर ही मकान बना के रहते हैं। इस प्रकार तो उनको भी विस्थापित कर दिया जाना चाहिए। अगर इस तरह के करेंगे तो किस प्रकार से ज्वलनशील स्थिति पैदा हो जाएगी। उन्होंने अंग्रेज़ों के समय के बनाए हुए कानूनों को जिस प्रकार बदलने का काम सरकार ने किया है, उसी प्रकार उन्होंने निवेदन किया कि सरकार इस पर ध्यान दे और निश्चित तौर पर ऐसे कानून को न लाए जिससे कि बहुसंख्यक लोग गृह विहीन होते हैं और परेशानी में पड़ते हैं। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि वो इस बात पर विचार करे और लोगों को सड़क पर उतरने के लिए विवश न करे। भले ही राजा भैया सत्ताधारी दल के अंग नहीं है और न ही वो एनडीए के घटकदार हैं, लेकिन जिस प्रकार चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो या सरकार के परेशानी में आने का समय हो, उन्होंने हरदम पार्टी लाइन से हटकर अपने, भले ही उनकी दूसरी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया है, लेकिन जिस प्रकार वो ये कहने को विवश हुए हैं कि ये सरकार की ये नीति जनहित में नहीं है, तो निश्चित तौर पर सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। आशा है कि सरकार निश्चित तौर पर ऐसी कोई नीति नहीं लाएगी जो कि न जनता के हित में है, न पार्टी के हित में है और न ही सरकार के हित में है। आज के ब्लॉक में बस इतना ही। जय हिंद, जय